हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी एग्जाम्स सितंबर 25 में है। दोस्तों, जुडिशियल अपडेट जो है वो आईसीएआई की वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है और ये जुडिशियल अपडेट के अंदर टोटल आप लोगों को 5 केस लॉस दिए गए हैं। ये वीडियो के अंदर हम वही 5 केस लॉस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, ध्यान से सुनना क्योंकि ये सारे केस लॉस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस स्टडी के साथ। पहला केस स्टडी क्या है? तो पहला केस स्टडी है पीसीआईटी एंड अनदर वर्सेस जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड 2025 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इशू क्या था ये केस में? वेदर द रिडक्शन इन शेयर कैपिटल by a company without any change in shareholding pattern and face value of shares constitutes a transfer under section 247 in the hands of shareholders. So question क्या है कि reduction हुआ है in share capital but there is no change in shareholding pattern and face value of the shares. क्या उस चीज को हम ट्रांसफर कंसिडर करेंगे अंडर सेक्शन 247? अब लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट्स क्या है। द असेसी कंपनी हेल्ड 15,33,40,900 शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 99.88% शेयर्स टोटल शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी। तो ये जो जुपिटर कैपिटल है उसके पास 99.88% शेयर होल्डिंग है। किसका? एक इंडियन कंपनी का। और ये 99.88% शेयर होल्डिंग मतलब कितने शेयर्स है उसके पास? 15,33,40,900। अब क्या हुआ? द कंपनी इनकर्ड लॉसेस। ये जो इंडियन कंपनी है उनको लॉसेस इनकर हुए एज अ रिजल्ट ऑफ विच नेट वर्थ ऑफ द कंपनी गॉट इरोडेड। On petition filed by the company, the High Court ordered a reduction in share capital of the company from 15,35,05,750 shares to 10,000 shares. तो ये कंपनी के टोटल शेयर्स थे। टोटल शेयर्स में से जुपिटर के पास इतने शेयर्स थे और अब हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो रिड्यूस कर दो। तो इतने जो शेयर्स थे 15,35,05,750 उसको कर दिया गया है 10,000 शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कम हो गए तो ये जो जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है उसके जो शेयर्स थे 15,33,40,900 उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया 9988 शेयर्स पे। तो अगर तुम परसेंटेज वाइज देखोगे, परसेंटेज वाइज, तो अभी भी कहना से 99.88% ही जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। बट नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना, नंबर ऑफ शेयर्स जो थे पहले 15,33,40,900 वो अब हो चुके हैं 9988 और शेयर्स की फेस वैल्यू भी सेम है। इसीलिए जब तुमने इशू पढ़ा, इशू में क्या लिखा था? वेदर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल बाय कंपनी विदाउट एनी चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, विदाउट एनी चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247 और नॉट। सो ये 9988 शेयर्स हो गए। हाउएवर द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स रिमेन्ड सेम एट 10 even after reduction in share capital. The High Court also directed the company to pay this much amount to the assessee as a consideration. मतलब क्या? ये शेयर कैपिटल जो है, ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। तो उसके लिए ये इतना पैसा हाई कोर्ट ने बोला कि आप जुपिटर को दे देना, ये जुपिटर जो है उसको इतना पैसा दे देना। ठीक है। अब असेसी ने क्या किया? द असेसी क्लेम्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अक्रूड ऑन रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। असेसी ने बोला ठीक है, ये मुझे पैसा मिला है और जो भी मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो उसने माइनस किया, तो कॉस्ट ज्यादा थी तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो बुक कर रहा है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो बुक कर रहा है कौन, असेसी। सो असेसी को पैसा मिला, उसका शेयर होल्डिंग प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो चुका, तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट उसने जब माइनस किया तो उसने लॉस बुक किया है, किसने, असेसी ने। accrued on reduction in share capital. However, assessing officer and CITA disallowed the assessee's claim for capital loss, arguing there was no transfer. The tribunal reversed the order passed by CITA and High Court also affirmed the order passed by the tribunal. So अब AO ने बोला कि ये लॉस तो हम आपको देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपका शेयर होल्डिंग अभी भी कंपनी में 99.88 ही है और फेस वैल्यू अभी भी 10 ही है। और CITA जो है उसने भी सेम चीज, असेसिंग ऑफिसर जो है उसको सपोर्ट किया, बट जो ट्राइब्यूनल है उसने बोला कि नहीं भाई गलत है ये। ट्राइब्यूनल रिवर्स द ऑर्डर ऑफ CITA का ऑर्डर रिवर्स कर दिया, बोला नहीं लॉस तो मिलना चाहिए। एंड हाई कोर्ट ने भी बोला नहीं लॉस तो मिलना चाहिए। तो अब यही क्वेश्चन आ रहा है कि ये असेसी का परसेंटेज सेम रहा है और फेस वैल्यू जो है वो भी सेम है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं। अब नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो गए तो क्या यहां पे हम कैपिटल लॉस बुक करने दे सकते हैं जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को? तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया क्या कि यस, यहां पे आप लोगों को कैपिटल लॉस जो है वो बुक करने मिलेगा। ये जो चीज है उसको हम एक टाइप का एक्सटिंग्विशमेंट समझेंगे, एंड एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर। तो इसी रीजन के वजह से आप कैपिटल लॉस जो है वो बुक कर सकते हो। सो यहां पे आप देखोगे तो आप लोगों को पूरा एनालिसिस एंड फाइनल जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का वो दिया है। मैंने यही केस लॉ को यहां पे एक समरी मैनर में कवर कर लिया है। वेदर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल विदाउट चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न और फेस वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसफर अंडर 247 फॉर शेयर होल्डर्स। जुपिटर कैपिटल फैक्ट्स देखो, हेल्ड 15.33 करोड़ शेयर्स इन अनदर इंडियन कंपनी। ड्यू टू लॉसेस कंपनीज नेट वर्थ इरोडेड and High Court approved the reduction of share capital to 10,000 shares. Jupiter Capital's holding reduced proportionately to 9988 shares. Face value remained 10. Company paid 3.17 crores to Jupiter Capital as consideration. The assessee claimed capital loss, which was disallowed by AO and CITA but allowed by Tribunal and High Court. Supreme Court ruling held that reduction in number of shares leads to extinguishment of rights, which qualifies as a transfer under section 247. Referred to Kartikya versus Sarabhai CIT, stating that even without sale, relinquishment or extinguishment of rights in a capital asset amounts to transfer. Since the rights in the shares were extinguished and the consideration was received, the capital loss is allowable. Conclusion देख लो, reduction in share capital amounts to transfer under section 247 and capital loss arising from such reduction is admissible even if percentage holdings remain unchanged. So ये आप लोगों का फर्स्ट केस लॉ था जुडिशियल अपडेट के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद फ्रेंड्स सेकेंड जो केस लॉ है वो क्या है, DCIT वर्सेस ट्रैवल डिजाइनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगेन 2025 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब फ्रेंड्स ये जो जजमेंट है वो असेसमेंट प्रोसीजर के रिलेटेड है। असेसमेंट प्रोसीजर जो चैप्टर है उसके रिलेटेड ये जजमेंट है। उसमें रेगुलर असेसमेंट करके आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटिनी असेसमेंट, जिसमें आपको 143(2) का नोटिस आता है और 143(3) में ऑर्डर पास होता है, तो उसके रिलेटेड है। एंड 139(9) करके सेक्शन है डिफेक्टिव रिटर्न, वो भी कॉन्सेप्ट इसमें कवर्ड है। ध्यान से समझो क्या केस है। वेदर
for the purpose of computing limitation period under section 143(2), the relevant date is the date of filing original return of income or the date of removal of defects in response to notice issued under section 139(9). अब देखो ध्यान से सुनो, ये 143(2) जो है 143(2), इसमें आपको क्या आता है दोस्तों? तो इसमें आपको नोटिस आता है। नोटिस कौन सी चीज का नोटिस? रेगुलर असेसमेंट का। सो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेगुलर असेसमेंट स्टार्ट करना है तो वो लोग आपको क्या भेजेंगे? एक नोटिस भेजेंगे, और नोटिस भेज के कहने से रेगुलर असेसमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। अब दोस्तों रेगुलर असेसमेंट की नोटिस आपको कब आती है? तो जिस साल में आपने रिटर्न फाइल किया ना, फाइल, वो साल के एंड में जाओ और फिर 3 मंथ्स काउंट करो, तब तक आपको रेगुलर असेसमेंट की नोटिस आ सकती है। सो रेगुलर असेसमेंट की नोटिस कब आएगी? जिस साल में आपने रिटर्न फाइल किया, पहले तो वो साल के एंड में जाओ और वहां से फिर 3 मंथ्स काउंट करो। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों, 143(2) में 3 मंथ्स का जो टाइम है वो पहले 6 मंथ्स का टाइम हुआ करता था। 6 मंथ्स तक वो लोग नोटिस भेज सकते थे। 6 मंथ्स कब? फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। सो रिटर्न फाइल हुआ, उस ईयर के एंड में जाओ और वहां से 6 मंथ्स तक नोटिस भेजी जा सकती थी फॉर स्क्रूटिनी असेसमेंट। अब वही 6 मंथ्स का जो टाइम है वो रिड्यूस करके 3 मंथ्स कर दिया है। अब फ्रेंड्स यहां पे जो केस लॉ है ये वाला, इसमें इशू क्या था? तो इसमें इशू ऐसा था कि असेसी ने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया 139(1) के अंदर। 139(1) में उसने रिटर्न फाइल किया है, फिर वही रिटर्न के अंदर कुछ डिफेक्ट था, डिफेक्ट। तो डिपार्टमेंट ने असेसी को बोला कि भाई ये डिफेक्ट है। सो 139(9) जो है सेक्शन, उसमें बताया गया क्या कि ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है, हम आपको टाइम दे रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको टाइम देगा। कितना टाइम देता है डिफेक्ट के केस में? याद करो, 15 डेज का टाइम देता है कि आप डिफेक्ट को है उसको रेक्टिफाई कर दीजिए। तो हुआ क्या? असेसी ने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया था। नाउ इन दैट ओरिजिनल रिटर्न देयर वाज सम डिफेक्ट, सो नोटिस वाज रिसीव्ड by assessee from income tax department that there is a defect in the return, please rectify. And then assessee files rectified, or you can say he rectifies the defect which are there in the return. So जो defect थे उसको assessee ने क्या कर दिया? rectify भी कर दिया। तो rectified return is filed under 139(9). तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो नोटिस भेजने का टाइम है, ये जो नोटिस भेजने का टाइम है 143(2) का, ये कब से काउंट करना है? ओरिजिनल रिटर्न जिस फाइल में, जिस टाइम पे फाइल हुआ उस ईयर के एंड में जाके वहां से 3 मंथ्स, के जो डिफेक्टिव रिटर्न फाइल हुआ है उस ईयर के एंड में जाके वहां से 3 मंथ्स। सो पढ़ो, इशू पढ़ो। वेदर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग लिमिटेशन पीरियड अंडर सेक्शन 143(2) the relevant date is the date of filing original return of income or the date of removal of defects in response to the notice issued under section 139(1). कब से हमें ये 3 मंथ्स का पीरियड काउंट करना है? अब फैक्ट्स देखो, the assessee filed its return of income under section 139(1) on 29th November 2023। सो देखो 139(1) का जो रिटर्न है वो 29th नवंबर 23 को फाइल हो गया। अब अगर डिपार्टमेंट को नोटिस भेजना हो कौन सा? 143(2) का, तो वो कब तक भेज सकते हैं? तो ये ईयर के एंड में जाओ, मतलब 31 मार्च 2024, एंड इसमें 3 मंथ्स ऐड करो, मतलब 30 जून 2024। ये आपकी डेट होती है फॉर इशू ऑफ नोटिस, 143(2) की नोटिस, ठीक है। बट आगे क्या हुआ वो देखो। द रिटर्न वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव था रिटर्न, एंड अकॉर्डिंगली द असेसी रिसीव्ड एन इंटीमेशन ऑन 10th जुलाई 2024
10 जुलाई 2024 को क्या आ गया, इंटीमेशन आया टू करेक्ट द डिफेक्ट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। ठीक है, अब क्या हो चुका, 10 जुलाई 2024 ये डेट पे अपने को इन्फॉर्म किया गया है क्या, कि देयर आर सम डिफेक्ट्स। एंड देखो आगे क्या लिखा है, द डिफेक्ट्स वर रेक्टिफाइड ऑन 19 जुलाई। 19 जुलाई को डिफेक्ट को रेक्टिफाई भी कर दिया। अब असेसिंग ऑफिसर जो है वो क्या बोल रहा है कि आपने डिफेक्ट को रेक्टिफाई इस दिन किया, 19 जुलाई 24 को किया। ठीक है, 19 जुलाई 24 को आपने डिफेक्ट को रेक्टिफाई किया है, तो इधर आपने 139(9) का रिटर्न फाइल किया। तो अब मैं आपको नोटिस है ना, नोटिस कब तक भेज सकता हूं, ये ईयर के एंड में जाओ, मतलब मार्च 2025 प्लस 3 मंथ्स 30th जून 2025, 30th जून 2025 तक मैं आपको नोटिस भेज सकता हूं, ऐसा असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है। आगे देखो क्या लिखा, सब्सिक्वेंटली द असेसिंग ऑफिसर इश्यूड नोटिस अंडर 143(2) ऑन 11th जून 2025। देखो ये डेट के पहले नोटिस आया। The assessee contended that the notice under section 143(2) can be issued within 3 months from the end of the financial year in which return is furnished. Thus, the said notice was barred by limitation as per the provisions of the Act. assessee बोल रहा है कि भाई डिपार्टमेंट आप गलत कर रहे हो, आपको नोटिस ये डेट तक भेजना चाहिए था, ये वाली जो डेट है ना तब तक। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने डिफेक्ट को ही रेक्टिफाई किया हुआ है, और आप अभी यहाँ से जो काउंट कर रहे हो वो टाइम लिमिट गलत है। इसलिए आपने जो 11th को नोटिस मुझे इशू की है, 11th जून 2025 को जो नोटिस इशू की है, कहने से वो टाइम बार्ड नोटिस है। क्या आया फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट यही दिया क्या, कि आपको डिपार्टमेंट जो नोटिस भेजना चाहिए था वो भेजना चाहिए था जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुआ ना, वो ईयर के एंड में जाके वहां से 3 मंथ्स में भेजना चाहिए था, वहां से एंड में जाके 3 मंथ्स में भेजना चाहिए था। ये तो क्या है कि डिफेक्ट को सिर्फ रेक्टिफाई किया है, कोई नया रिटर्न फाइल नहीं हुआ है यहाँ पे, ये तो सिर्फ डिफेक्ट रेक्टिफाई हुआ है। डिफेक्ट वो भी टाइम पे रेक्टिफाई कर दिया है, मतलब ऐसा ही समझा जाएगा कि ये जो रिटर्न था वो प्रॉपर रिटर्न था अभी जब फाइल हुआ था। तो इसीलिए ओरिजिनल जो रिटर्न फाइल हुआ था उसके वो ईयर जो था उस ईयर के एंड में जाके वहां से 3 मंथ्स में आपको यू कैन से नोटिस जो है वो भेजना चाहिए था। सो ये सारी चीजें अभी आगे आप लोगों को रेलेवेंट प्रोविजंस और एनालिसिस और डिसीजन में दी गई है। अब यही जो केस लॉ है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में यू कैन से रखा हुआ है। ये पूरा केस लॉ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ट्रैवल डिजाइनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉर लिमिटेशन अंडर सेक्शन 143(2) the date of original return filing is relevant and not the date of defect rectification। ये कंक्लूजन है, वो याद रखना, ठीक है। मस्त केस लॉ था ना। चलो अब हम आते हैं थर्ड केस लॉ पे, ध्यान से सुनो। थर्ड जो केस लॉ है अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड वर्सेस CIT। पहले तो इशू क्या है, वेदर द इंटरेस्ट पेड by banks for broken period on purchase of securities can be claimed as revenue expenditure। वापस से एक बार इश्यू पढ़ लीजिए। Whether interest paid by banks for broken period on purchase of securities can be claimed as revenue expenditure। चलो अब ध्यान से समझो। पहले तो जो चीजें मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं पहले उसना समझते जाओ, फिर अपन लास्ट में कंक्लूड करते हैं। देखो, द अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू मेंटेन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक जो है ना, बैंक उसको SLR मेंटेन करना पड़ता है। अभी जितनी जितनी चीजें मैं बताते जाऊं उतने पे ही फोकस करो, लास्ट में अपन कंक्लूड करेंगे। अब आगे क्या लिखा है पढ़ो। एज पर RBI गाइडलाइंस
देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटीज। 3 कैटेगरीज में सिक्योरिटीज होल्ड करनी पड़ती है बैंक को। अब ये बैंक है, उसको क्या मेंटेन करना है? तो उसको मेंटेन करना है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अब इनको सिक्योरिटीज जो है ना वो हेल्ड करनी पड़ेगी जो 3 कैटेगरीज में होगी। पहला क्या है? हेल्ड टू मैच्योरिटी, ये पहला कैटेगरी है। ये देखो यहां पे हेल्ड टू मैच्योरिटी। दूसरा क्या है? तो दूसरा है अवेलेबल फॉर सेल। एंड तीसरा क्या है? तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। सो बैंक जो है, बैंक उनको क्या मेंटेन करना पड़ता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसीलिए उनको जो सिक्योरिटीज है वो 3 कैटेगरी में उनकी डिवाइड हो जाती है। पढ़ो क्या लिखा है। द अपेक्स कोर्ट नोटेड दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू मेंटेन SLR. Now, as per RBI guidelines, there are 3 categories of securities: held to maturity, available for sale, and held for trading. ये 3 कैटेगरीज ऑफ क्या है? सिक्योरिटीज है, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। आगे क्या लिखा है? एज फार एज अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग आर कंसर्न्ड, बैंक्स हेल्ड सच सिक्योरिटीज एज स्टॉक इन ट्रेड। नाम से ही पता चल रहा है अवेलेबल फॉर सेल एंड ये तो क्या है? स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ये स्टॉक इन ट्रेड। तो बैंक के लिए ये जो सिक्योरिटीज है वो क्या हो चुकी है? स्टॉक इन ट्रेड हो चुकी है, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अब therefore in this 2 categories of securities the benefit of the deduction of interest for the broken period will be available. इसको छोड़ दो अभी। the securities which are held to maturity category are usually held for long term. अब इसको रखा जाता है for long term period. अब if it is found that held to maturity security is held as investment, the benefit of broken period interest will not be available. अब सुनो, ये लॉन्ग टर्म है, कौन सी? हेल्ड फॉर मेच्योरिटी। बट लॉन्ग टर्म है, बट कैन आई से इट कैन बी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट और इट कैन बी इवन हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। सो देखो, बैंक्स जो है उनको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो बैंक को ये SLR मेंटेन करने के लिए कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ती है। नाउ एज पर RBI ये सिक्योरिटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड अवेलेबल फॉर सेल जो है वो तो स्टॉक इन ट्रेड ही है, बट जो हेल्ड टू मैच्योरिटी है वो लॉन्ग टर्म है, तो वो इट कैन बी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट और इट कैन बी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। बस पहले इतना याद रखो। अब और एक पॉइंट पे आते हैं। पहले अब आते हैं यहां पे, आपको एक मीनिंग दिया गया है क्या? ब्रोकन पीरियड का। ब्रोकन पीरियड, ये नोट जो है ना, नोट उधर ब्रोकन पीरियड का मीनिंग दिया हुआ है। अब ब्रोकन पीरियड का मतलब क्या? समझो कोई भी बैंक अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रही है, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर एक होगा रिकॉर्ड डेट, कि अगर आप रिकॉर्ड डेट पे वो सिक्योरिटीज आपके पास है, यू आर होल्डर ऑफ सच सिक्योरिटीज, तो आप लोगों को इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा, आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। तो रिकॉर्ड डेट रहेगा एक। अब एक एग्जांपल लो कि एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसका रिकॉर्ड डेट इज 1 जुलाई। 1 जुलाई जो है वो क्या है? रिकॉर्ड डेट है। अब 1 जुलाई जो है उस दिन यू कैन से इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप ये सिक्योरिटीज के होल्डर हो तो। अब ये बैंक है ना, बैंक, उन्होंने कुछ सिक्योरिटीज परचेज की। कब परचेज की है? तो 1 दिसंबर को समझो परचेज की है, 1 दिसंबर।
परचेज की कब? 1 दिसंबर को। तो अब आप समझो कि आपको परचेस प्राइस तो देना ही पड़ेगा, परचेस प्राइस जो है वो तो देना ही पड़ेगा। साथ साथ में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने का 5 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। किसको? जिससे आपने सिक्योरिटीज खरीदी है, जिसने आपने मतलब बैंक ने जिससे भी ये सिक्योरिटीज खरीदी, बैंक ने जिससे भी ये सिक्योरिटीज खरीदी, कहने से उनको 5 मंथ्स का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। क्योंकि जुलाई में समझो उनके पास सिक्योरिटीज थी तो जुलाई में इंटरेस्ट मिला होगा। अब दिसंबर में आपने बैंक में खरीद ली, तो अब जो रिकॉर्ड डेट आएगा समझो वो जुलाई है, नेक्स्ट जुलाई, तो बैंक जो है उसको टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। बट जिसमें से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर तो बैंक के पास भी सिक्योरिटीज नहीं थी, तो बैंक जब खरीद रहा है सिक्योरिटीज, तो उनको 5 महीने का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सो परचेज प्राइस भी देना पड़ा प्लस 5 महीने का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा। तो ये रिकॉर्ड डेट थी, समझो ये वाली रिकॉर्ड डेट थी। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो। बैंक जो है उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट किसको मिलता है? तो अगर आप रिकॉर्ड डेट पे आपके पास वो सिक्योरिटीज है तो इंटरेस्ट मिलेगा। समझो रिकॉर्ड डेट थी 1 जुलाई, अब बैंक ने ये सिक्योरिटीज परचेज की, तो परचेज की कब? 1 दिसंबर को, तो परचेज प्राइस देना पड़ा प्लस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर 5 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ा। अब ये जो 5 महीने का इंटरेस्ट है ना, 5 महीने का इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट। ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट। व्हेन अ बैंक purchases a security on a date which falls between the date on which interest is payable on securities. So interest is payable on 1st July and 1st December को बैंक ने ये securities purchase की। The purchaser bank in addition to price of the security has to pay an amount equivalent to the interest accrued for the period from the last interest payment till the date of purchase. This interest is termed as interest for broken period. So इसको हम बोलते हैं broken period interest। बैंक को परचेज प्राइस तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ में ये 5 महीने का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, तो देखो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है यहां पे, वेदर द इंटरेस्ट पेड बाय बैंक for broken period on purchase of securities can be claimed as revenue expenditure। तो क्या बैंक ये 5 महीने का जो इंटरेस्ट है उसको P&L अकाउंट में डेबिट कर सकता है? डेबिट क्या, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर कर सकता है। अब फैक्ट्स देखो क्या है। इन द प्रेजेंट केस द असेसी इन्वॉल्व्स परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। It classified these securities as stock in trade in books of accounts. The assessee consistently followed the method of setting off and netting the amount of interest paid by it on purchase of securities, that is interest for the broken period, refer note below for meaning of broken period, against the interest recovered by it on sale of securities and offering the net interest to income tax। मतलब क्या, ये कंपनी जब भी इंटरेस्ट पे करती थी फॉर ब्रोकन पीरियड, उसको वो लोग सेट ऑफ करते थे जब भी ये लोग सिक्योरिटीज बेचते थे, और जिसको भी बेचते थे उससे जब ये लोग इंटरेस्ट रिकवर करते थे फॉर ब्रोकन पीरियड। सो जब आपने परचेज किया तब आपको पे करना पड़ेगा, जब आप बेचोगे तो ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट मिल रहा था उसमें से ये ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट जो पे हुआ सेट ऑफ होता था। अब ये सेट ऑफ होता था, दिस मेथड वॉज, हाँ कहां पे थे हम लोग, यहां पे, यस, दिस मेथड वॉज एक्सेप्टेड इन अर्लियर असेसमेंट्स। तो पहले ये सब चला लिया। अब क्या हुआ, हावेवर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एक्सरसाइज द रिविजनली जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 263 में सीआईटी ने रिवीजन किया, होल्डिंग दैट द ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सो वो लोग क्या बोल रहे हैं, सीआईटी क्या बोल रहा है कि सीआईटी बोल रहा है ये जो 5 महीने का इंटरेस्ट है ना, ये तो परचेज प्राइस में ऐड कर दो,
ये आप अलग से पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते। इतने साल तक बैंक क्या कर रहा था, बैंक पीएनएल में डेबिट कर रहा था और जो ब्रोकन पीरियड की इंटरेस्ट रिसीव हो रही थी उसको क्रेडिट कर रहा था। तो अब यहां पे कंक्लूजन क्या हुआ वो देखो। द अपेक्स कोर्ट नोटेड दैट banks are required to purchase government securities to maintain statutory liquidity ratio. As per RBI guidelines, there are three categories of securities held to maturity, available for sale, held for trading. As far as, अब वाली लाइन पढ़ना, as far as held for available for sale and held for trading are concerned, banks held such securities as a stock in trade. Therefore, in these two categories, interest for broken period will be available. मतलब यहां पे जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे ना, इंटरेस्ट ये आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते हो, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस दिखा सकते हो। The securities of held to maturity category are usually held long term till their maturity. If it is found that HTM securities is held as investment, the benefit of broken period interest will not be available. Accordingly, the apex court held that as the securities were treated as stock in trade, the interest on broken period cannot be considered as capital expenditure and will have to be treated as revenue expenditure. तो इधर अगर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, तो आप इसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते हो। इसको फिर आपको कैपिटल एक्सपेंस मांग के असेट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा और ये वाला अमाउंट जो है यहां पे आप इसको वापस से पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते हो। इन शॉर्ट, अगर सिक्योरिटीज आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे फॉर ब्रोकन पीरियड, कैन आई से दैट यू कैन डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंस समझ सकते हो। तो ये आपका थर्ड केस लॉ जो है वो कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब दोस्तों ये केस लॉ जो है वो क्या है, पीसीआईटी वर्सेस अध्ययन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। वापस से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ रहे हैं। चलो क्या दिया हुआ है यहां पे, इशू वेदर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द असेसी टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर एडवर्टाइजमेंट विच ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट had been abandoned can be claimed as a revenue expenditure which is allowable. अब वापस से पढ़ो आप, इशू वापस से पढ़ो। whether the expenses incurred by the assessee towards development of software for advertisement which due to technological development had to be abandoned can be claimed as revenue expenditure which is allowable. चलो अब ध्यान से समझो हुआ क्या ये केस में। द असेसी कंपनी engaged in business of rendering customized internet advertising services to advertisers which could be used on the desktop. In order to develop its software, the assessee has incurred certain expenditure. तो assessee एक सॉफ्टवेयर बना रहा है। Due to rapid change in technology, the application sought to be developed by the assessee had become obsolete and the assessee abandoned further development. So assessee ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया और उस पर खर्चा होना स्टार्ट हुआ, बट टेक्नोलॉजी चेंज हुई जिसके वजह से वो सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ा, अबेंडन। अब वो सॉफ्टवेयर कुछ काम का नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि जो अपन ने सॉफ्टवेयर डेवलप करने के ऊपर खर्चा किया था, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के ऊपर जो अपन ने खर्चा किया था, क्या हम इसको एज अ एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? क्या हम इसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस क्लेम करके पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं कि क्या हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे? द हाई कोर्ट, ध्यान से सुनना, हाई कोर्ट हेल्ड दैट सिंस द प्रोडक्ट हैव बीन अबेंडेंड एंड द असेसी शैल नॉट गेट एनी एंड्योरिंग बेनिफिट, अब उसको कोई लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इन सब्सटेंस द असेसी हैज इनकर्ड द एक्सपेंडिचर इन दिस 2 years to develop a software, but due to change in technology it had to abandon the product. In fact, it has lost money spent on this product.
Accordingly, High Court held that the assessee shall not get any enduring benefit and therefore the expenditure was to be treated as revenue in nature. So High Court ने बोल दिया भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये पीएनएल में डेबिट करो. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पे स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया. स्पेशल लीव पिटीशन फाइल्ड बाय रेवेन्यू अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट विच वॉज डिसमिस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि नहीं भाई हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो बराबर है. सो ये आपका फोर्थ केस लॉ कंप्लीट हुआ. अब हम आते हैं लास्ट केस लॉ के ऊपर, ध्यान से सुनो. फिफ्थ केस लॉ जो है दोस्तों वो एनआर टैक्सेशन के रिलेटेड है. ध्यान से समझना. पहले हम लोग इशू देखते हैं. वेदर द अमाउंट रिसीव्ड एज गारंटी फीस by a foreign company from its Indian subsidiaries fall within the definition of interest. अब ये केस क्या है, पहले फैक्ट समझो. The assessee was a tax resident of UK and engaged in manufacturing specialty chemicals. It entered into a global corporate guarantee for the purpose of securing loans taken by its Indian subsidiaries from a foreign bank, and it received guarantee charges for extending such guarantee. अब इसका मतलब क्या समझो कि there is one Indian company और यहां पे there is one foreign company. अब ये जो इंडियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी है ऑफ फॉरेन कंपनी. सब्सिडरी कंपनी है एक फॉरेन कंपनी का. अब क्या हुआ, अब यहां पे एक बैंक है जो फॉरेन में है, फॉरेन बैंक है. अब ये फॉरेन बैंक से ना ये इंडियन कंपनी ने क्या लिया है, लोन. यहां पे लोन लिया है, लोन. तो ये इंडियन कंपनी जो है उसने लोन लिया. किससे लोन लिया है, फॉरेन बैंक से. और ये जो फॉरेन कंपनी है इसने ये बैंक को गारंटी दी हुई है. क्या दी हुई है, गारंटी. गारंटी मतलब क्या कि अगर समझो ये जो सब्सिडरी कंपनी है, इंडियन सब्सिडरी कंपनी, वो अगर पेमेंट नहीं करेगी तो फिर यू कैन से हम लोग पे कर देंगे, ऐसा फॉरेन कंपनी ने बैंक को बोला हुआ है. सो क्या हो चुका है, यू कैन से फॉरेन कंपनी ने गारंटी दे दिया ये फॉरेन बैंक को. अब है ना ये जो बैंक है अपना, कौन सा, ये जो इंडियन कंपनी है, उसने क्या किया, उसने ये फॉरेन बैंक को ये जो गारंटी दिया ना, गारंटी, उसके लिए इन्होंने गारंटी फी पे किया है. क्या पे किया, गारंटी फीस. तो अब इशू पढ़ो, क्या है इशू. Whether the amount received, ये foreign company, by as guarantee fees by foreign company from its Indian subsidiaries fall within the definition of interest. तो क्या इसको हम इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे, क्या इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे कि नहीं, क्या ये चीज को हम इंटरेस्ट मानेंगे कि नहीं, वो यू कैन से इशू है. क्योंकि अगर ये चीज इंटरेस्ट मानी जाएगी तो ये इंटरेस्ट मानी गई तो सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा ये फॉरेन कंपनी पे, और ये इंटरेस्ट पे उसको क्या लग जाएगा, टैक्स. इनकम अक्रू इन इंडिया हो जाएगी. इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, अक्रू इन इंडिया. सो ये इंटरेस्ट जो है, क्या वो चीज, ये इंटरेस्ट जो है, क्या वो चीज, ये जो गारंटी फीस है, क्या वो इंटरेस्ट मानी जाएगी कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन. तो क्या ये गारंटी फीस को हमें इंटरेस्ट कंसिडर करना है कि नहीं. तो अब आप पूरा प्रोविजन पढ़ोगे, मतलब पूरा केस पढ़ोगे ना, तो एक तो यहां पे सेक्शन नंबर 228A इंटरेस्ट का जो डेफिनेशन है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो एक्सप्लेन किया है, जो मैंने आप लोगों को बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में इन डिटेल सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 पढ़ाते वक्त एक्सप्लेन किया था. वही कॉपी पेस्ट है 228A. और उसके बाद अगर तुम देखोगे तो आर्टिकल नंबर 12 पैरा 5 ऑफ इंडिया यूके ट्रीटी. तो इंडिया और यूके का जो ट्रीटी है DTAA, उसके हिसाब से
जो इंटरेस्ट वर्ड है उसका उन्होंने मीनिंग बताया हुआ है। सो इनकम टैक्स एक्ट और DTAA दोनों का इंटरेस्ट का मीनिंग बताया हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो फॉरेन कंपनी है वो कहां पे? यूके में है। तो दोनों का यू कैन से डेफिनेशन दिया हुआ है इंटरेस्ट का मतलब क्या है एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड एज पर DTAA। क्यों ऐसा दोनों का बताएं? क्योंकि आप याद करो, हम DTAA या फिर इनकम टैक्स एक्ट जो भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है वो फॉलो करते हैं। सो पहले तो दोनों का इंटरेस्ट का मीनिंग है और कुछ नहीं है। सो वो इंटरेस्ट को डिफाइन किया है। अब उसके बाद उन्होंने क्या दिया है? उसके बाद, अब ध्यान से सुनना, उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि जब आप किसी से भी लोन लेते हो, लोन, आप अगर उस पर्सन को कुछ पेमेंट कर रहे हो ना जिससे लोन लिया है, तो ही हम उस चीज को इंटरेस्ट कंसिडर कर सकते हैं। मतलब जो पार्टीज लोन अग्रीमेंट में इन्वॉल्व है, जिससे आप लोन ले रहे हो, वो दो पार्टीज, जो जिसने लोन दिया और जिसने लोन लिया, अब ये पर्सन अगर कुछ इसको पेमेंट करे, दैट इज ओनली टर्म्ड एज इंटरेस्ट। ये जो गारंटी फीस है, कहने से जिसको आप पे कर रहे हो, कहने से उससे आपने लोन लिया नहीं है। तो ये जो गारंटी फीस है उसको हम इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ये पूरा जजमेंट फाइनली यू कैन से यहां पे दिया गया है। सो ये पूरा का पूरा जजमेंट यहाँ पे है, आप लोग पूरा एक बार रीड कर सकते हो। ये जजमेंट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। कंक्लूजन बस याद रखना, हाई कोर्ट हेल्ड दैट गारंटी फी वुड नाइदर फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 2 to आर्टिकल 12 ऑफ इंडिया यूके DTAA नॉर अंडर सेक्शन 228A। सो ये यू कैन से कंक्लूजन है पूरे केस का। सो यहाँ पे आपके जो 5 के 5 केस लॉज है वो कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।